नमस्कार मित्रों, मैं शशि भूषण मिश्रा एकलव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, परीक्षाएं नज़दीक आ गई हैं। सीटेट की परीक्षाओं में केवल और केवल 25 दिन रह गए हैं। इसलिए आज से निरंतर सीटेट पैडागॉजी पे हमारा एक क्लास चलेगा और सीटेट पर ही आधारित प्रश्न आपके सामने हम लेकर के आए हुए हैं। आज भी हमारा वीडियो जो होगा वो सीटेट पर ही होगा। मैं वीडियो प्रारंभ करूं, क्लास प्रारंभ करूं, इससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर लूं। यदि क्लास पसंद आए तो आप अधिक से अधिक लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। चलिए, आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे पहला प्रश्न दिया हुआ है। अपने चिंतन में अवधारणा परिवर्तन, बात समझिए, यहाँ शब्द को समझिए, अवधारणा परिवर्तन लाने के लिए शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए, ठीक, अवधारणा परिवर्तन लाने हेतु जो शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को क्या क्या करना चाहिए। अब आपके सामने विकल्प दिए हुए हैं, 4 विकल्प। अब उनमें देखना है कि कौन सा विकल्प सही है। पहला कह रहा है कि उन बच्चों को पुरस्कृत करना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। अब देखिए, पुरस्कार एवं दंड, एनसीएफ 2005 पुरस्कार और दंड दोनों को बंद कर दिया। पुरस्कार और दंड, ये 2 चीज़ है, ठीक ना। अगर यह आता है तो आप मान के चलिए कि आपका वह विकल्प सही नहीं होगा। अब पुरस्कार कई शब्दों में होता है, लेकिन यदि समूह में बालक है तो बालक को विभाजित नहीं किया जा सकता, उनको वर्गों में विभाजित नहीं किया जा सकता और किसी एक बालक को आप पर्टिकुलर पुरस्कृत नहीं कर सकते। इसलिए यह विकल्प आपका गलत। अगला विकल्प कह रहा है बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित। अब देखिए, एक शब्द आ गया हतोत्साहित, नकारात्मक वर्ड। यदि नकारात्मक शब्द हो, ठीक ना, आप यह समझ लीजिए, केवल शब्द सीटेट नकारात्मक हो तो आप मान के चलिए कि वह विकल्प क्या होगा, गलत होगा। ठीक, अगर यहाँ प्रोत्साहित होता तो कुछ हद तक यह सही होता, लेकिन हतोत्साहित है, इसका मतलब यह नकारात्मक आएगा। बच्चों के प्रति नकारात्मक यदि विकल्प में निकल रहा है, नकारात्मकता का दिखाई दे रहा है, तो आप समझ लीजिए कि वह विकल्प गलत। अगला कह रहा है व्याख्यान प्रस्तुत करना चाहिए। कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए यदि आप व्याख्यान दे रहे हैं तो वह व्याख्यान किस स्तर पे होगा, किस सिचुएशन में होगा, बच्चा उसको समझ पा रहा है कि नहीं हो रहा है, बच्चे के अनुरूप है कि नहीं है, यह देखना है। तो केवल व्याख्यान शब्द जो है यह कक्षा 1 से 5 तक के लिए सही नहीं हो सकता, इसलिए यह भी विकल्प गलत। आपका अगला विकल्प देखते हैं, शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। अब देखिए, यदि उनको सक्षम बनाना है, ठीक, अवधारणा में परिवर्तन लाने के लिए, बालक मान लीजिए कि हो सकता है कि बालक को कुछ उदंड है, बालक के विचारों में परिवर्तन लाना है, तो सबसे पहले आप चर्चा करेंगे बालक के साथ, बालक की मनोदशा को समझेंगे, क्या कर सकते हैं ताकि बालक के अंदर परिवर्तन हम ला सकें। ठीक, तो यहाँ तो चर्चा करना एक शब्द आ गया, बालक, वो भी किसके साथ, शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। ठीक, यह विकल्प आपका यहाँ तक तो सही लग रहा है। और स्पष्ट व्याख्या संतुष्ट करने वाली होनी चाहिए। जो भी आप बातें करें, आप बच्चों के साथ चर्चा करने के बाद जो भी आप उन्हें समझाएं, वह चीज़ बच्चों के समझ में आने वाली होनी
चाहिए जिससे बच्चा जो है अपने अंदर परिवर्तन ला सके। यही ना कह रहा है अवधारणा परिवर्तन के लिए। तो क्या होगा, आपका विकल्प डी सही है। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र से क्या संबंध है। ठीक, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र शब्द को आप पकड़िए। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का मतलब जो बालक को बिल्कुल ही सेंट्रलाइज करे, केवल बालक के प्रति वह शब्द सटीक बैठता हो। अब विकल्प में क्या दिया है और उसमें कौन सबसे सटीक बैठता है, यह देखना है। पहला है विकल्प कि बच्चों को शिक्षक का अनुगमन, ठीक, ये अनुगमन है, अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। कभी भी बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण के लिए नहीं करना चाहिए। शिक्षक किस प्रकार का है, वह शिक्षक को केवल छात्र को केवल मशीन बनाना तो है नहीं। शिक्षक छात्र को मशीन न बनाए, इसके लिए कभी भी उसको अनुगमन और अनुकरण वाला शब्द नहीं होना चाहिए। या और अगर बच्चा केवल देख करके कर रहा है अनुगमन और अनुकरण, वह बात दूसरी है, लेकिन प्रेरित करना यह बात एक अलग शब्द हो जाता है। तो यहाँ कहना शब्द आ गया है, इसलिए यह गलत है। अगला है बच्चों की अभिव्यक्ति और सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। महात्मा गांधी का यह शब्द है, सक्रिय भागीदारी, करके सीखना। ठीक, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की सहभागिता हर कार्यक्रम में होनी चाहिए। तो यहाँ सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, उनकी अभिव्यक्ति, उनकी बात को सुनना, यह कुछ हद तक क्या बहुत ज़्यादा सही है, लेकिन हम अभी इसको नहीं कर सकते। ठीक, इसको सही मान सकते हैं, लेकिन यह अब आगे देखते हैं। बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, बच्चों को स्वतंत्रता तो देना है, लेकिन पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना यह गलत बात। बच्चे क्या कर रहे हैं, किस प्रकार वह सामाजिक वातावरण में रह रहे हैं, यह चीज या तो अध्यापक को देखना है उनके कार्यक्रमों को, या तो माता पिता या उनके अभिभावक को देखना है। क्योंकि आप उनके कार्यक्रम, उनके क्रियाकलाप और दैनिक दिनचर्या को देख करके क्या उनमें आमूल चूल परिवर्तन करना है, कैसे उसमें सुधार लाएंगे, आप उनकी गलतियों को और अच्छाइयों को यदि आप वाच करते हैं तो अच्छे तरीके से परिवर्तन लाने के लिए आप सक्षम होंगे। इसलिए यहाँ पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना गलत। बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, ठीक है, नैतिक शिक्षा देना चाहिए, लेकिन बाल केंद्रित शिक्षा नैतिक शिक्षा देना नहीं है। नैतिक शिक्षा तो उनके जीवन में अच्छाइयों को लाने के लिए दिया जाता है, ताकि बच्चे जो है कुछ पुराने महापुरुषों के कथाओं को सुन करके अपने अंदर कुछ परिवर्तन लाए। यह बाल केंद्रित शिक्षा नहीं होता, नैतिक शिक्षा होता है बच्चों के चरित्र में सुधार के लिए। तो यह भी क्या है, गलत है। यानी आपका विकल्प कौन सा है, विकल्प बी सही है। बच्चों की अभिव्यक्ति और सक्रिय भागीदारी को महत्व देना ही बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र से तात्पर्य है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता से तात्पर्य। देखिए, सक्रिय बद्धता से तात्पर्य अगर आपको याद है तब तो आप कर लेंगे, नहीं अगर विकल्प से आपको करना है तो पहले आप विकल्प देख लीजिए। सक्रिय बद्धता का जो अर्थ होगा, सक्रिय बद्धता का मतलब होता है कि जांच पड़ताल करना। पहले तो इवैल्यूएशन, ठीक, याद रखना है तो याद कर लीजिएगा। जांच पड़ताल अगर याद रहेगा तो आप आसानी से कर लेंगे। जांच पड़ताल है, उसके बाद से प्रश्न पूछना होता है, प्रश्न पूछना है, और प्रश्न पूछने के बाद यदि आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं
तो उस प्रश्न के ऊपर आप वाद विवाद कर सकते हैं। यदि आप उनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप उस पर वाद विवाद कर सकते हैं। तो आप यह देख लीजिए यह विकल्प कौन सा है, सक्रिय बद्धता का तात्पर्य। सीधा सीधा आपको याद करने वाला यह प्रश्न है, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। विकल्प सी आपका क्या है, सही है। मैं और किसी प्रश्न पे विकल्प पे बहुत ज़्यादा डिस्कस न करूं, इसलिए मैं आपको उत्तर बता दिया। अगर विकल्प करना है तो आप याद देख लीजिए, ऐसे भी याद करना यानी रटंत एनसीएफ 2005 इसको क्या कर दिया, एनसीएफ 2005 इसको गलत कर दिया। एनसीएफ 2005 जो है रटंत को क्या कर दिया है, रटंत को गलत। शिक्षक का नकल और अनुकरण को भी क्या कर दिया, गलत कर दिया। शिक्षक द्वारा किए गए उत्तरों का नकल करना, ये भी क्या कर दिया, गलत कर दिया। एनसीएफ 2005 कहता है कि नकल नहीं करना है, किसी का अनुकरण आप फोर्स के द्वारा नहीं करा सकते बच्चे को, और रट नहीं सकते। रटने वाली चीजें आप करके सीखो, समझ के सीखो, वह चीज है। अगला प्रश्न है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। किस किस कारण से किसी गतिविधि में भाग लेते हैं भाई, और यदि किसी गतिविधि में भाग लेते हैं तो उनके अंदर कैसे नई नई जिज्ञासाएं पैदा होंगी, ठीक, नए विचार उत्पन्न होंगे। विकल्प आपके सामने, हम विकल्प को देख करके चलेंगे। शिक्षक की डांट से बचने के लिए, शिक्षक की डांट से बचने के लिए यदि बच्चा किसी गतिविधि में भाग ले भी लेता है तो उसके अंदर कोई नया विचार उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि उसके दिमाग में केवल एक ही चीज रहेगा कि मैं उस गतिविधि में पार्टिसिपेट हो जाऊं ताकि मुझे मेरा टीचर दंडित न करे, ठीक। दूसरी चीज, एनसीएफ 2005 ने किसी भी चीज को अध्यापक के लिए किसी भी समय बच्चे को मारने यानी दंड पे, ठीक, और पुरस्कार पे पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। तो डांट शब्द आ गया तो एनसीएफ 2005 इसको क्या कह दिया, गलत कह दिया। दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर के यदि बच्चे के दिमाग में आप यह भर दोगे कि आप यदि अच्छा नहीं करोगे तो दूसरा क्या कहेगा, तो बच्चा केवल उसी बारे में सोचेगा। तो दबाव भी हम बच्चे के ऊपर नहीं डाल सकते। एनसीएफ 2005 बच्चे के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव वर्जित कर दिया। बच्चे को अपनी रुचि के अनुसार किसी भी चीज में भाग लेने के लिए सबसे ज्यादा प्रोत्साहित किया है एनसीएफ 2005। और यदि बच्चा स्वयं अपनी रुचि से किसी गतिविधि में भाग लेता है तो वह सोचता है कि क्या मैं और नया करूं, कैसे नई चीज़ें आ सकती हैं, उसके दिमाग में तरह तरह की भावनाएं और नए नए जो है विचार उत्पन्न होते रहते हैं। तो यहाँ पे यह चीज़ है। आगे विकल्प देखते हैं, अपनी रुचि से, यह दबाव आ गया तो इसका मतलब यह गलत है। अपनी रुचि से यह शब्द आ गया, यदि बच्चा अपनी रुचि से किसी चीज़ में भाग लेता है तो वह क्या होगा, सृजनशील होगा, ठीक। पुरस्कार के लिए तो हमने आपको अभी क्या बताया, एनसीएफ 2005 ने पुरस्कार और दंड को सबसे ज्यादा वर्जित किया है। प्रश्न है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। किस किस कारण से किसी गतिविधि में भाग लेते हैं भाई, और यदि किसी गतिविधि में भाग लेते हैं तो उनके अंदर कैसे नई नई जिज्ञासाएं पैदा होंगी, ठीक, नए विचार उत्पन्न होंगे। विकल्प आपके सामने, हम विकल्प को देख करके चलेंगे। शिक्षक की डांट से बचने के लिए, शिक्षक की डांट से बचने के लिए यदि बच्चा किसी गतिविधि में भाग ले भी लेता है तो उसके अंदर कोई नया विचार उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि उसके दिमाग में केवल एक ही चीज रहेगा कि मैं उस गतिविधि में पार्टिसिपेट हो जाऊं ताकि मुझे मेरा टीचर दंडित न करे, ठीक। दूसरी चीज, एनसीएफ 2005 ने किसी भी चीज को अध्यापक
के लिए किसी भी समय बच्चे को मारने यानी दंड पे, ठीक, और पुरस्कार पे पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। तो डांट शब्द आ गया तो एनसीएफ 2005 इसको क्या कह दिया? गलत कह दिया। दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर के यदि बच्चे के दिमाग में आप यह भर दोगे कि आप यदि अच्छा नहीं करोगे तो दूसरा क्या कहेगा, तो बच्चा केवल उसी बारे में सोचेगा। तो दबाव भी हम बच्चे के ऊपर नहीं डाल सकते। एनसीएफ 2005 बच्चे के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव वर्जित कर दिया। बच्चे को अपनी रुचि के अनुसार किसी भी चीज में भाग लेने के लिए सबसे ज्यादा प्रोत्साहित किया है एनसीएफ 2005। और यदि बच्चा स्वयं अपनी रुचि से किसी गतिविधि में भाग लेता है तो वह सोचता है कि क्या मैं और नया करूं, कैसे नई चीज़ें आ सकती हैं। उसके दिमाग में तरह तरह की भावनाएं और नए नए जो है विचार उत्पन्न होते रहते हैं। तो यहाँ पे यह चीज़ है। आगे विकल्प देखते हैं, अपनी रुचि से। यह दबाव आ गया तो इसका मतलब यह गलत है। अपनी रुचि से यह शब्द आ गया। यदि बच्चा अपनी रुचि से किसी चीज़ में भाग लेता है तो वह क्या होगा? सृजनशील होगा। ठीक, पुरस्कार के लिए तो हमने आपको अभी क्या बताया, एनसीएफ 2005 ने पुरस्कार और दंड को सबसे ज्यादा वर्जित किया है। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक के द्वारा ... के रूप में देखा जाना चाहिए। कक्षाएं बहुभाषी का मतलब पहले आप समझ लीजिए। बहुभाषी का मतलब एक कक्षा है जहां कोई बालक गुजराती बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई बंगला बोलता है। यदि उसे अध्यापक हिंदी में किसी प्रश्न को समझाता है और बंगला का जो बच्चा है जो बंगला भाषा जानता है उसे हिंदी में अच्छी तरीके से नहीं समझ में आ रहा है, तो अध्यापक को उसकी अपनी भाषा में समझाना चाहिए। और यदि अध्यापक उसे उसकी भाषा को एक संसाधन के रूप में, एक माध्यम के रूप में देख रहा है तो वह सफल अध्यापक होगा और अपने सभी बच्चों का सर्वांगीण विकास करने में सहायक होगा। तब हम देखते हैं कि यहाँ ... में क्या होगा। बालक को उसे उसकी भाषा में समझाना ही अध्यापक का एक अच्छा गुण है। यहाँ पे कह रहा है भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है। बहुभाषी का मतलब हमने आपको समझा दिया। और इसे शिक्षक द्वारा क्या, किस रूप में देखना चाहिए? परेशानी के रूप में। यदि परेशानी के रूप में देख लिया तो वह अध्यापक नहीं है। एनसीएफ कहता है कि बालक की कोई भी समस्या है उसे अध्यापक को बिल्कुल ही बालक की भाषा में समझाने हैं और उन्हें दूर करने हैं। तो यदि अध्यापक परेशानी देखता है तो वह बालक की समस्या को दूर नहीं कर सकता। यदि समस्या समझता है उसको तो भी उसे दूर नहीं कर सकता। उसे किस रूप में देखना चाहिए? संसाधन के रूप में, यानी उसकी भाषा को ही उसका हथियार बता दे और उसी हथियार से उसे समझा दे। यहाँ यह संसाधन ही इसका विकल्प सही होगा। बाधा भी नहीं मान सकता। बाधा भी मानेगा तो वह सफल अध्यापक नहीं हो सकता और अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। यदि कक्षा में कोई बालक गलती कर रहा है तो उसे अध्यापक को किस रूप में लेना चाहिए? सबसे पहले यह चीज समझना चाहिए। अध्यापक को यह सोचना चाहिए कि आखिर बालक वह चीज कर क्या रहा है, वह क्यों कर रहा है। यदि वह गलती कर रहा है तो फिर वह सीखेगा कैसे? कभी कभी आप सोचिए, रास्ते में हम चलते हैं, हमें कोई ईंट पत्थर अगर पैर से लग गया, ठोकर हमें लग गई, तब हमें यह आभास होता है कि यहाँ कोई ना कोई ठोकर है।
कभी कभी लोग गलतियां करके भी सीखते हैं। किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को, कक्षा 5, 6 तक, 7 तक के बच्चों को मैं ले रहा हूँ, 8 तक के बच्चों को ले रहा हूँ। बालक बाजार जाता है, किसी दुकान से सब्जी खरीदता है, कोई सामान खरीदता है। वह दुकानदार उसी बालक को कुछ महंगा सामान दे देता है। घर आता है, माँ पूछती है, पिताजी पूछते हैं कि कितने रुपये का आपने सामान लाया है, कैसे कैसे लाया। वह जब बताता है तो पिताजी बोलते हैं कि नहीं बाबू, यह चीज़ इस भाव में है, यह चीज़ इस भाव में, आपको वो महंगा दे दिया। फिर अगले दिन वह, उसके दिमाग में तुरंत आएगा तो वह सीख जाएगा। अगले दिन जब जाएगा तो सबसे पहले दुकानदार से क्या पूछेगा, भाई यह किस भाव का है, यह इसका क्या मूल्य है, यह कितने रुपये केजी है। वह चीज़ उसके दिमाग में बैठ गया कि कल मैंने पूछा नहीं, आपने जो दिया मैं उसको बैग में रखा, आपने जो दाम बताया उसे मैंने आपको पेड किया और मैं चला गया। तो कुछ तो गलतियां करके भी लोग सीखते हैं। तो कभी भी अध्यापक को क्लास के अंदर यदि कोई बच्चा गलती कर रहा है, त्रुटि कर रहा है, तो उसे उसके संसाधन के रूप में लेना चाहिए, यानी उसे सीखने के रूप में लेना चाहिए कि वह कैसे त्रुटियां कर रहा है, और त्रुटियां कर रहा है तो उसका निवारण कैसे होगा। यहाँ विकल्प के हिसाब से हम चलेंगे, क्या करेंगे, कैसे क्या होगा। बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। यह गलत है, कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के लिए। अब देखिए, हमने आपको बताया एनसीएफ 2005 ने सबसे ज़्यादा यदि किसी चीज़ पे बांड किया तो समावेशी कक्षा में किसी बालक को आप तेज नहीं कर सकते, किसी बालक को आप कमज़ोर नहीं कर सकते। आप कमज़ोर बालक को भी तेज की श्रेणी में लाओगे, उन्हें उनके बराबर रखने का प्रयास करोगे, न कि उनके अंदर डिवाइडेशन कि आप कमज़ोर हो, आपको हम नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको कम पढ़ाएंगे या नहीं सीख पाता है। अरे आप उसकी समस्या को समाधान करने के लिए यहाँ आप क्या हो, एक साधन हो। बच्चे की समस्या को दूर करने के लिए एक साधन मात्र अध्यापक है, बाकी सीखता बालक है। बालक को उसकी रुचि के अनुसार अध्यापक केवल गाइड देगा, मार्गदर्शन देगा, उन्हें सिखाएगा, सुझाव देगा और बालक सीखेगा। ठीक, तो यह तो क्या हो गया, चिन्हित करने के अच्छे अवसर है, तो गलत हो गया। अगला कह रहा है शिक्षक और शिक्षार्थियों के असफलता के सूचक हैं। यहाँ असफलता के सूचक है, इससे कोई मतलब नहीं है। यदि कोई बालक गलत कर दिया, कभी गलत कर दिया, तो इससे आप यह नहीं कह सकते कि वह बालक जो है बिल्कुल फेल है, या जो अध्यापक पढ़ा रहा है वह बिल्कुल फेल्योर है। यहाँ यह भी जो है, इसीलिए 2024 तक एनसीएफ 2024 तक जो अंकीय प्रणाली थी उसको समाप्त करने के लिए एक कटिबद्ध योजना तैयार किया कि हम किसी भी बालक को अंक के माध्यम से उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते। उसे क्या दिया, ग्रेड दिया कि आप ए ग्रेड हो, बी ग्रेड हो, सी ग्रेड हो, उसको ग्रेड के हिसाब से डिवाइड कर दिया। तो यह अंकीय प्रणाली कब तक, 2024 तक पूरे भारत में समाप्त हो जाएगी। अच्छे विश्वविद्यालयों में यह चीज़ लागू भी हो चुके हैं। तो यहाँ शिक्षक और शिक्षार्थियों के असफलता के सूचक किसी एक विद्यार्थी का गलती या त्रुटि नहीं है, उसके अंदर सुधार लाया जा सकता है, यह भी गलत है। उसके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। अब देखिए, यदि बालक गलत कर रहा है, कुछ अच्छा चीज़ सोच रहा है दिमाग में, सोचते सोचते वह कभी गलती कर दिया, तो आप यह सोचिए कि हो सकता है कि वह गलती करके फिर आगे बढ़ जाए, तो उसे उसके अवसर के रूप में देखना चाहिए। यहाँ किस अवसर के रूप में, बालक के अवसर के रूप में देखना चाहिए। यानी यह विकल्प क्या है आपका, सही है। अगला विकल्प कह रहा है कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। कभी भी बालक को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। उसके त्रुटि को दूर करने के लिए, उसकी गलती को दूर करने के लिए कभी भी कठोरता
आपको कठोरता का कोई नियम नहीं अपनाना है। एनसीएफ 2005 इस पे पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। आप बच्चे की समस्या को समझो और निदानात्मक प्रणाली अपनाओ और उसको दूर करने का प्रयास करो। यानी अभी आपका क्या है, गलत। अगला प्रश्न है, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार भूमिका निभाता है। अब यह देखिए, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार की क्या भूमिका होती है। परिवार जो है बच्चे के सामाजिकरण का मुख्य साधन है। माता पिता उसके प्रथम अध्यापक हैं। तो इसमें कुछ नहीं सोचना, इसमें मुख्य क्या है, परिवार जो है मुख्य साधन है सामाजिकरण का, कम महत्वपूर्ण नहीं है। परिवार बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिवार में क्या हो रहा है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, बच्चा देख करके सीखता है, कुछ लोगों का अनुगमन करता है, कुछ की गलतियां अगर होती है तो उसे भी कर देता है। तो यह नहीं है, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार की मुख्य भूमिका है। रोमांचकारी का कोई मतलब नहीं, गौण होता ही नहीं है, मुख्य भूमिका है। अगला प्रश्न है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का चक्र, यदि अवसर किसी बालक को दिया जाए, समूह में किसी ग्रुप में अवसर दिया जाए तो बालक के ज्ञान में हमेशा क्या होती है, वृद्धि होती है। बालक हमेशा अच्छा करने का प्रयास करता है तो उनके ज्ञान में क्या होगी, वृद्धि होगी। यानी वह क्या करेगा, हमेशा अपने कार्य को बेहतर करने का प्रयास करेगा। यानी विकल्प ए ही आपका क्या है, सही है। बहुत आगे सोचने की जरूरत नहीं है। स्थिर कभी नहीं रहेगा, यदि उसको अवसर दिया जाए तो स्थिर नहीं रह सकता, प्रोग्रेस में होगा, अवनत होगा नहीं, यानी नीचे जाएगा नहीं, समान रहेगा नहीं, हमेशा क्या होगा, प्रोग्रेस होगा, बेहतर। अगला प्रश्न है, एक शिक्षा कक्षा है जहां बालक और बालिका दोनों पढ़ते हैं। अध्यापक टिप्पणी करता है लड़कों से, लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह अध्यापक की जो टिप्पणी है वह क्या दर्शाता है, अध्यापक का लड़कियों के प्रति या उस कक्षा के प्रति। विकल्प देखते हैं, जातीय भेदभाव का परिचायक। लड़के और लड़कियों की जातीय भेदभाव का कोई मतलब नहीं, यहाँ लैंगिक भेदभाव है, ठीक। लड़के और लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। यह अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता जहां दोनों लड़के और लड़कियों को पार्टी से अलग किया जा रहा है, वहां अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। लड़के और लड़कियों में भेदभाव, लैंगिक भेदभाव और रूढ़िबद्ध धारणा, यानी वह अध्यापक क्या है, रूढ़िबद्ध धारणा से है कि लड़कियां अलग है, लड़के अलग हैं, लड़कियां हैं तो कुछ भी कर सकती हैं, वह घर में चूल्हा चौका ही करेंगी, यह उसके दिमाग में बैठा हुआ है। तो यह जो है विकल्प क्या, अध्यापक के अंदर यही दर्शा रहा है। यानी यह विकल्प सी क्या है, सही है। फिर अगला कह रहा है, लड़कियों पर लड़कों की जीन वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है, यह गलत है। यानी आपका भी प्रश्न है, आपका बुद्धि है। बुद्धि क्या है, बुद्धि की परिभाषा है क्या है। बुद्धि जब आप पढ़ेंगे तो बुद्धि एक वह मानसिक योग्यता है जिससे हम किसी भी कार्य को आसानी से कर सकें, सहजता से कर सकें। यानी कि यदि कहा जाए एक दूसरे शब्दों में तो जितनी भी हमारे अंदर सामर्थ्य होगा, उन सामर्थ्यों के द्वारा हम अपने कार्य को आसानी से कर सकें। अर्थात कहा जा सकता है कि बुद्धि क्या है, सामर्थ्यों का एक समुच्चय है जिसके द्वारा हम किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। आपका विकल्प ए सही है। एक अकेला और जाति विचार बुद्धि नहीं हो सकता, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता भी बुद्धि नहीं हो सकता, एक विशिष्ट योग्यता भी नहीं हो सकता बुद्धि। बुद्धि क्या है, सामर्थ्यों का एक समुच्चय है और आपका विकल्प ए सही है। आज के लिए इतना ही। मैं अपने सभी मित्रों से अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।